जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। सीटेट के लिए लगातार प्रैक्टिस हमारी चल रही है। ईवीएस के 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट के अलावा ईवीएस में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की समरी। इसके अलावा एक वीडियो और मैंने मैराथन का लिया है जिसमें मैंने समरी डाली है उन क्वेश्चंस की या उस थ्योरी की जहां से अक्सर क्वेश्चंस बनते रहे हैं। तो 4 आपकी क्लास रहेंगी थ्योरी की। उसको देखने के बाद, उन चारों वीडियो को देखने के बाद आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सीटेट में आपको 30 आउट ऑफ 30 मिलेंगे, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। और ये पीवाईक्यूज का एनालिसिस रहेगा। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट नंबर मैंने 10 में शामिल किया है। तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के तो आप लोग 9809808347 इस नंबर पर आप मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट ले सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इन प्रैक्टिस सेट के अलावा यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए और लगभग 500 क्वेश्चन सीडीपी के भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बच्चों के सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से शुरू होता है? बच्चों के सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से शुरू होता है, ये पूछा गया है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है परिवार से, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय से, थर्ड ऑप्शन है धार्मिक केंद्र से और फोर्थ ऑप्शन है सांस्कृतिक केंद्र से। ये क्वेश्चन आपका सीडीपी में भी पूछा जा सकता है। जो सीडीपी का पोर्शन है वहां भी ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो देखिए बच्चों का जो समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है, ये समाजीकरण अपना परिवार से ही शुरू हो जाता है। परिवार के बाद आता है आपका आस पड़ोस। तो परिवार से ही शुरू होता है, याद रखिए। कहां से? बच्चों का जो समाजीकरण है ये परिवार से शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन 2 पर आते हैं, प्राथमिक समाजीकरण है। भाई प्राथमिक समाजीकरण के बारे में पूछा गया है कि प्राथमिक समाजीकरण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, किशोरावस्था में समाज से सीखना। जब बच्चे किशोर हो जाते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, बच्चा मान लीजिए 9 10th 11 12th में है और वो क्या कर रहा है, समाज से सीख रहा है, तो ये प्राथमिक समाजीकरण कहलाएगा। या दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। तीसरा ऑप्शन है शुरुआती आयु में परिवारों और मित्रों से सीखना। या शिक्षकों का अनुसरण करना, अनुकरण करना। तो पहला, अगर हम बात करें कि सबसे पहले यह प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, तो भाइयों हम परिवार से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं। यही हमारा प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। अपने घर परिवार के लोगों से सीखना, अपने मित्रों से सीखना, आस पड़ोस से सीखना, यही हमारा क्या कहलाता है, भाई? प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। शुरुआती आयु में ही परिवार और मित्रों से सीखना। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर समाज से कब सीखेंगे? समाज से पहले तो हम अपने परिवार से सीखना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद शिक्षकों से कब सीखेंगे? जब हम स्कूल जाने लगेंगे। लेकिन समाजीकरण तो हमारा पहले ही शुरू हो चुका है, स्कूल जाने से पहले ही हमारा समाजीकरण शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से पूछा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से पूछा गया क्वेश्चन, इसके अनुसार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको पता है एनसीएफ 2005 हो, एनईपी 2020 हो, इनसे लगातार क्वेश्चन बनते रहे हैं। इनसे लगातार आपके क्वेश्चंस बनते रहे हैं और हर बार एनसीएफ, एनईपी 2020, आरटीएक 2009 इनसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। एनसीएफ 2005 के अनुसार इसमें से पर्यावरण की एक थीम कौन सी है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है भोजन, दूसरा है सौरमंडल, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है मौसम। चौथा ऑप्शन है मौसम। तो अगर आपको अच्छे से याद हो, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था मैंने वहां आपको क्या बताया था, आपको मैंने ईवीएस का जो है आपका, इसमें 6 थीम बताई थी। थीम कितनी है भाई?
6 थीम बताई थी, और इन 6 थीम के अलावा मैंने आपको बताया था 4 उप थीम भी हैं। क्या है भाई? 4 उप थीम भी हैं। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। तो उन 6 थीम में, जो आपकी 6 थीम मैंने बताई हैं, उन 6 थीम में एक आपका भोजन जो है ये है। बाकी के 3 ऑप्शन जो है सौरमंडल, ऊर्जा और मौसम, ये ईवीएस में एनसीएफ 2005 के अनुसार आपकी थीम नहीं है। ठीक है ना? तो ये थीम नहीं है, ये याद रखिएगा। तो थीम क्या है? इनमें से सिर्फ एक भोजन ही है। बाकी 6 थीम और 4 उप थीम मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये घटपड़ी पौधे के बारे में पूछा गया है। ये घटपड़ी पौधे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेफेंथिस जो है ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। नेफेंथिस के बारे में एक चीज बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया भी हुआ है, इसके बाद भी आया हुआ है, लेकिन 2016 में भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो इसके बारे में जो भी सही होगा आपको बताने। क्या करता है? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तरत की ध्वनियां निकालता है। का मुंह छोटी छोटी कड़ियों से ढका रहता है। भारत में नहीं पाया जाता। या मेढक को कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो गटपड़ी के बारे में पूछा गया है। तो भाई गटपड़ी के बारे में जो करेक्ट ऑप्शन यहां से हो जाएगा, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि भारत में नहीं पाया जाता। भाई मैंने आपको पढ़ा रखा है कहाँ पाया जाता है। भारत के मेघालय में भी ये पाया जाता है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना? और ये क्या करता है? ये कीड़े मकोड़ों को चालाकी से फंसाकर खा जाए, क्योंकि इसमें से एक प्रकार की गंध निकलती है, सुगंध निकलती है। उसको देखकर वो उसमें आ जाते हैं, फंस जाते हैं, और वो उनको क्या खा जाता है या फंसा लेता है। ठीक है? तो इसका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसका आकार घड़ेनुमा होता है, इसलिए इसको घटपड़ी भी कहा जाता है। इसकी पिक भी मैंने थ्योरी जब पढ़ाई थी वहां मैंने आपको इसकी पिक भी दिखा दी थी। आपको इसका ये भी दिखा दिया था कि किस तरीके का ये दिखाई आपका देता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन 5 विटामिन के बारे में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। भाई ये तो प्रोटीन का काम है। ये किसका काम है? भाई प्रोटीन का काम है, याद रखिएगा। ये काम है प्रोटीन का। हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में जरूरी। देखिए विटामिन क्या होते हैं, हमें रोगों से बचाने के लिए कुछ मात्रा में ये जरूरी होते हैं। जैसे कि विटामिन सी स्कर्वी से बचाता है हमें, विटामिन बी बेरी रोग से बचाता है ना, ए रतौंधी से बचाता है। तो ये विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमें रोगों से बचाने के लिए कुछ मात्रा में हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों को सही विकल्प का मिलान कीजिए। ये स्थान है, यहाँ घर जो बनाए जाते हैं वो दे रखा है, और यहाँ आपके ऑप्शंस गिवन है। यहाँ आपके ऑप्शंस गिवन है, तो आपको मैच करके बताना है कि कौन सा किससे सही मैच करेगा, कौन सा किससे मैच करेगा, ये आपको बताना है। और एक एक जगह के घर कैसे बनाए जाते हैं मैंने सभी पढ़ा रखे कि असम में घर कैसे होते हैं, राजस्थान में घर कैसे बनाए जाते हैं, मनाली में घर किस प्रकार के बनाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते हैं यानी कि राजस्थान में घर कैसे होते हैं, लद्दाख में घर कैसे बनाए जाते हैं, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा रखा है। तो आपको क्या करना है? मैचिंग करना है भाई। और सीटेट में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना सीटेट ने बहुत कम कर दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर आपको 2 से 3 ऑप्शंस पता है तो ही आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है मनाली, मनाली किससे मैच करेगा? बांस के खंभों पर बनेगा पत्थर लकड़ी से ढालू वाले घर, तो मनाली मैच कर जाएगा ऑप्शन 2 से। यानी ए का बन गया 2, ए का बन गया 2। जब ए का दूसरा ऑप्शन हो गया तो देखिए ऑप्शन बी जो है ये एलिमिनेट हो गया, और हमारा ऑप्शन थर्ड जो है आपका ये एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन नहीं, ये आपका रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर। बी, बी का हो गया 2 1 5, 2 1 5, 2 का 3, ए का 2। ठीक है ना? ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए का बनता है आपका, ठीक है, ए का बनेंगे आपका 2। ठीक है,
तो यानी कि क्या क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपके पास, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ये एलिमिनेट हो गया, एक ये एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं हम लोग राजस्थान पर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में घर कैसे होते हैं, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली और झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो यानी बी ऑप्शन जो है ये मैच करेगा 4 से, तो बी का बनेगा 4, बी का बनेगा 4। ठीक है भाई, बी का 4 बन गया, बी का 4 बन गया। असम के घर कैसे होते हैं, बांस के खम्भों पर 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी का बनेगा फर्स्ट, ऑप्शन बनेगा सी का फर्स्ट। और क्या बचता है आपके, एक ही बचता है लद्दाख, लद्दाख के घर होते हैं पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी से बनी होती हैं। डी का बनेगा आपका फिफ्थ। तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बन गया, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन चुका है। यहाँ सभी प्रकार के घर में आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पर घर किस प्रकार के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से एक चीज याद रखिएगा, सांप की एक डिश है जिसको खाया जाता है, उसका नाम है लिंग हू फेन। उसका क्या नाम है, लिंग हू फेन जो है ये सांप से या सांप के मांस से बनाई हुई डिश का नाम है, जिसका नाम है लिंग हू फेन। और ये जो खाया जाता है ये हांगकांग में, कहाँ खाई जाती है ये डिश, हांगकांग में खाई जाती है। तो ये कहाँ की बात की गई है, इस क्वेश्चन में हांगकांग देश के बारे में बात की गई है, हांगकांग इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, कहां पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आयतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है, वांछित जानकारी किसके द्वारा दी जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन, विभिन्न क्षेत्रों सांस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करना, उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन 2, ये क्वेश्चन भी फरवरी 2014 में आपसे पूछा जा चुका है, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने और भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों को सूचना का आदान प्रदान करना। तो भाई ये रियल लाइफ से रिलेटेड आप लोगों का हो जाएगा, ये रियल लाइफ से ऐड कर दिया कि उनकी घरों से भोजन मंगाकर उनकी जानकारी को आदान प्रदान कराया जा रहा है, जिससे बच्चे एक से ज्यादा भोजन के बारे में सीख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न संस्कृतियों से आए हुए बच्चों से जब भोजन का आदान प्रदान होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, तो भाई रियल लाइफ से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए यहां पर ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत यानी आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया है थ्योरी, जब मैं आपको पशु और पक्षी पढ़ा रहा था, जब मैंने पशु और पक्षी टॉपिक लिए थे तो वहां गिलहरी मैंने एक टॉपिक लिया था और गिलहरी के बारे में मैंने बताया था कि ये जो भी चीजें हैं ये चूहे पर भी अप्लाई होते हैं। तो कुछ लोग जल्दबाजी में इसका आंसर चूहा कर देते हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है घरों में चूहे पाए जाते हैं, चीजों को कुतरते रहने का काम, काटने रहने का काम ये चूहे का होता है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग इसका आंसर जल्दबाजी में चूहा लगाते हैं और चूहा इसका आंसर हो जाता है गलत। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम में, इसका हर बार राइट आंसर गिलहरी ही माना गया। क्या माना गया, गिलहरी माना गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्वेश्चन है और खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूरी स्टोरी मैंने बताई है, अमृता की कहानी में जो स्टोरी है पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई है इसकी। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसके अगर आपने मेरी वीडियो देखी है थ्योरी वाली तो वहां एक एक स्टेटमेंट मैंने बताया है, कहानी इसकी सुनाई है। जिसने कहानी सुनी है इस क्वेश्चन को गलत है वो बिल्कुल नहीं करेगा। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो देखिए यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। जोधपुर जिले में, राजस्थान के जोधपुर जिले में, जिला कौन सा है, जोधपुर, और जोधपुर जिले में गांव है खेजड़ली, खेजड़ली गांव है, वहां यह वृक्ष पाया जाता है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये कथन भी बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया था इसको बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, राजस्थान में उगाता है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाव में पशु पक्षी और
बच्चे खेलते हैं। यह अपने तले में जेल आकृतित करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं। ये गलत हो गया भाई, ये खेजड़ी वृक्ष की विशेषता नहीं है, ये खेजड़ी वृक्ष की विशेषता नहीं है। ये विशेषता जो है राजस्थानी या रेगिस्तानी एक ओक, ये किसकी है? ओक के वृक्ष की विशेषता है। रेगिस्तानी ओक के वृक्ष की विशेषता है, जो कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 2 3 इसके सही आंसर होंगे, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलने से पहले अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग सीटेट के कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आप लोग ले सकते हो। जो लोग चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उसे आम पसंद है रीना को, और वो आमों को सर्दियों के लिए स्टोर करना चाहती है। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन अचार और आम पापड़ बनाना, दूसरा जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, थर्ड प्लास्टिक के थैले में रखना, और फोर्थ रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो इन दोनों में कितने दिन भी रख लो भाई, खराब हो जाएगा। उससे कुछ दिन ज्यादा चल जाएगा जूस, जैसे हम फ्रूटी के रूप में पीते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समय तक जो स्टोर किया जा सकता है वो अचार या आम पापड़ के रूप में सबसे ज्यादा समय तक इसको स्टोर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अचार या आम पापड़ बनाना सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि यानी पके हुए चावल को आप खुले में रख दीजिए और उनको फ्रीज में रख दीजिए, तो फ्रीज में ज्यादा समय तक हम उनको क्या कर सकते हैं भाई, सही रख सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। भाई रेफ्रिजरेटर में कोई भी रोगाणु या कोई भी रसायन नहीं पाया जाता, कोई भी केमिकल उसमें नहीं पाया जाता रेफ्रिजरेटर में, सिर्फ उसमें क्या है, वो ठंडा बना के रखता है, ठीक है ना। फर्स्ट, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इन तीनों में बात करें तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी जो है, कि कम तापमान पर रोगाणु क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए जो भी पके हुए चावल की बजाय हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी खाना हम लोग फ्रीज में ज्यादा समय तक हमारा वो सही बना रह सकता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केंचुए के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। थ्योरी की 4 वीडियो, ज्यादा वीडियो देखने के लिए मैं नहीं कह रहा, 4 वीडियो आप लोग थ्योरी की देख लीजिए मेरी, और 35 से 55 मिनट की वीडियो की सभी वीडियो मुझे नाम मतलब कुछ 35 मिनट की है, एक 40-45 मिनट की है, 2 50 मिनट की अप्रोक्स की है, ऐसी है 4 वीडियो। चारों वीडियो को 2.5 घंटे में खत्म कर दोगे, उसके बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, इतना भरोसा आप लोग कर सकते हैं। चैनल पर जाकर चारों वीडियो देखिए, धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए, यूएसएम 30 आउट ऑफ 30 आपको 100% मिलेंगे, इतना भरोसा आप लोग कर सकते हैं। केंचुए मध्य पत्तियों पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, बिल्कुल ठीक है भाई ये ऑप्शन। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो बी सी डी इसके ऑप्शन ठीक है, बी सी डी इसके ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा, राइट आंसर जो केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसकी मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा, ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है, बी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें डी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ए बन जाएगा। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें हम, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा मधुमक्खी, मच्छर, तितली। सेकंड ऑप्शन रहेगा बाघ, तेंदुआ और सांड। तीसरा सांप, रेशम कीट, चील।
गरुड़ और गिद्ध। तो देखिए हमसे 4 गुना देखने की शक्ति जिनकी जो अच्छी होती है, 4 गुना बेहतर तरीके से हमसे देख सकते हैं दूर की वस्तुओं को, ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे यहाँ पर चील, गरुड़ और गिद्ध। चील, गरुड़ और गिद्ध यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन डी राइट आंसर। फोर नहीं, क्वेश्चन 14 था। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन आ गया। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जा सकता है। यह पौधा है पालक। पालक के बीजों को हम लोग यूज नहीं करते, सब्जी बनती है। बंद गोभी की भी हम लोग तेल यूज नहीं करते। नारियल का हम तेल यूज करते हैं, सब्जी नहीं बनाते। लेकिन सरसों की बात करें, सरसों की पत्तियों से हम लोग सब्जी बनाते हैं और आपका तेल भी निकलता है। आपने मक्के दी रोटी, सरसों का साग, है ना भाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। इन चारों में सेम जो आपका विशेषता है वो बतानी है कि इन चारों में सेम विशेषता कौन सी है जो पाई जाती है। उनके शरीर पर शल्क के ढकेले होते हैं। वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। भाई जल में पक्षी छिपकली नहीं रह सकते, कछुआ सांप रह सकते हैं। ये जहरीले होते हैं, गौरैया भाई जहरीली नहीं होती। इनके शरीर पर शल्क नहीं होते, वे अंडे देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वे क्या करते हैं, वे अंडे देते हैं। यहाँ ये करेक्ट आंसर हो गया कि वे अंडे देते हैं। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, जिन जानवरों के शरीर या पशु पक्षियों के शरीर पर बाल नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं, बाल पाए जाते हैं वो। और बाहरी कान, ये दोनों चीज मैंने बता रखी है। ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करता रहता है, कंफ्यूजन मैंने आपका कई बार दूर कर रखा है, ठीक है। कान बाहर दिखाई देंगे, बाल होंगे तो बच्चे देंगे। कान दिखाई नहीं देंगे, बाल नहीं होंगे तो वे अंडे देंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 17, आदिवासी हजारों साल पहले कांसे ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। सबसे सही कथन 19 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। 19 में शायद मैंने पेपर दिया था, हाँ तब ये पेपर क्वेश्चन आया था। 19 में मैंने पेपर दिया था, शायद तब ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो कुछ नहीं करना, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी। कुल मिला के बात यह है भाई, इस क्वेश्चन का मतलब है कांसा किस किस से मिलके बना होता है। तो भाई कॉपर और टिन से बनता है। किससे बनता है? कॉपर, Cu एंड टिन से ये बनता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। कॉपर एंड टिन से बनता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन 18, निम्न में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? भोजन बनाने का तरीका कौन सा अच्छा है, ये पूछा गया है। सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना, भाई गलत है ये तो। सब्जियों को काटना और पकाने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए धूप में रखना, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, रॉन्ग हो गया। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ये बिल्कुल सही तरीका है। सब्जियों को पहले आप लोग धुलिए, उसके बाद काटिए, ये बेस्ट तरीका है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? यानी कि पेड़ पौधों में भी मिलता है और पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में दोनों में ये चीज पाई जाती है, प्रजनन और भोजन बनाना। देखिए प्रजनन भोजन बनाना, प्रजनन तो चल जाएगा लेकिन जीव जंतु जो हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु पौधों पर भी डिपेंड करते हैं, अन्य जानवरों पर, जीव जंतुओं पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। तो भोजन बनाना ये जीव जंतुओं की क्वालिटी नहीं होगी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। प्रजनन और अंकुरण वृद्धि और अंकुरण, देखिए प्रजनन और अंकुरण में वृद्धि ये पेड़ पौधे का काम है, लेकिन जीव जंतु जो है ये अंकुरण वृद्धि नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। भोजन, ये वृद्धि, वृद्धि आपकी भाई मानता हूं मैं, आपकी पेड़ पौधों में भी होती है, जानवरों में भी होती है, जीव जंतुओं में भी होती है। लेकिन फिर वही ऑप्शन आ गया भोजन बनाना, भोजन बनाना इनका काम नहीं है, जीव जंतु भोजन नहीं बना सकते। वृद्धि एंड प्रजनन, वृद्धि एंड प्रजनन यानी कि ये क्या, वृद्धि और प्रजनन ये पेड़ पौधों में भी पाया जाता है और जीव जंतुओं में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बनेगा, प्रजनन एंड वृद्धि, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 20, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? यदि हम पक्षियों को देखें
तो उसमें हम लोग क्या नोटिस करते हैं, क्या हम लोग देखते हैं कि पक्षी अपनी गर्दन ज्यादातर घुमाते हिलाते रहते हैं। तो उसका रीजन क्या है? अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थित होते हैं और घूम नहीं सकते, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। भाई कान से गर्दन हिलाने का ढकने का कोई मतलब नहीं। ऑप्शन, पक्षियों के दो नेत्र आंख होते हैं, भाई सबके ही दो नेत्र होते हैं, ठीक है। इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। ये दोनों, ये बेस्ट ऑप्शन है, ये सॉरी, ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन ठीक है कि ये क्या करते हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन ये एक ही समय पर दोनों आंखों से एक चीज भी देख सकते हैं। और इनके हिलाने का रीजन ये है, सबसे बेस्ट रीजन ये है कि इनके जो पक्षियों की, ज्यादातर पक्षियों के नेत्र होते हैं, आंखें होती हैं, वो स्थिर होती हैं, वो एक ही जगह मतलब स्थिर होती हैं, वो इधर उधर घूम नहीं सकती। इसलिए वो गर्दनों को क्या करते हैं, अपनी को चीजों को देखने के लिए इधर उधर हिलाते रहते हैं। और कभी कभी वो एक ही चीज पर फोकस करते हैं, दोनों आंखों से एक ही जगह पे भी देख सकते हैं, और वो दोनों आंखों से अलग अलग चीजें भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बेस्ट आंसर बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 21 पर आने से पहले मैं फिर कहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और सीटेट के अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। कॉल प्लीज किसी को नहीं करना, आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट भी सभी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आप लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा के 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके किस प्रकार आंकेगी। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, उपयुक्त विषय पर लिखित परीक्षा का आयोजन करके, यह पता करके उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, या जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि को आयोजन करके। तो इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी पेडागोजी का ज्ञान है, थोड़ा सा भी पेडागोजी आपने पढ़ रखी है, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस से ये चीजें आपकी ज्यादा बेहतर होती हैं, प्रैक्टिस से आपकी गलतियां कम होती हैं। तो अगर मैं सही हूं, आप सही पहुंचे हो मेरे साथ, तो जो लोग सही ऑप्शन सी बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, उनका आंसर बिल्कुल सही है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन 21 के लिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में फिर कहूंगा 22 पर आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो, ये सेशन, क्लास आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट एक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 22, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। नहीं वाले क्वेश्चन आ गए भाई, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। पर्यावरण, शिक्षार्थियों को आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, नहीं पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। भाई देखिए, किसी दूसरे के साथ तुलना करते हैं तो ये गलत होता है, लेकिन बच्चे की पहली नॉलेज के साथ तुलना कर रही है तो ये तो ठीक होता है, ये सही होता है। लेकिन दूसरे बच्चे के साथ तुलना करना ये गलत होता है, क्योंकि आप कहोगे सर आपने बताया था तुलना करना क्या होता है, नेगेटिव कीवर्ड होता है, नेगेटिव टैगवर्ड होता है। बट नेगेटिव टैगवर्ड कब होता है, जब बच्चे के एक बच्चे से दूसरे बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं तब ये नेगेटिव टैगवर्ड हो जाएगा। लेकिन बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के साथ हम लोग तुलना कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। ऑप्शन सी, बच्चों को कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन सी पर जाएं, क्या नहीं करना चाहिए, तो बच्चों के कार्य के कुछ पक्षों पर ध्यान नहीं देना, भाई सिर्फ कुछ पत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात जो की जाती है, समग्र विकास की जो बात की जाती है, तो उसमें कुछ ही पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, तो यही गलत है। इसलिए ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23 कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। भाई यहां भी नहीं पूछा गया, जहां नहीं आ जाए उन ऑप्शंस को, उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। नहीं वालों में हम अक्सर गलत कर देते हैं।
सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना बिल्कुल सही ऑप्शन है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग इसको गलत बताते हैं, तो मैंने आपको जब एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ाई थी, अभी 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो डाला है, आप कंप्लीट उस एक वीडियो को देख सकते हैं। 40-45 मिनट का वीडियो है, और उस एक वीडियो को देखने के बाद एनईपी से रिलेटेड आपका हर एक डाउट क्लियर हो चुका होगा, और एनईपी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ जो है, वो काफी बेहतर हो चुकी होगी पहले से। तो उस एक वीडियो को देख लीजिएगा, वहां मैंने आपको बताया था आलोचनात्मक चिंतन, मैंने बताया था कि एनईपी इसकी परमिशन देता है और इसको अच्छा माना गया है, आलोचनात्मक चिंतन को अच्छा माना गया है, तो ये नेगेटिव ऑप्शंस के अंदर नहीं आता। बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, इसलिए हम लोग पहेलियों को शामिल करते हैं। तो भाई ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। हम लोग पहेलियां ईवीएस में इसलिए नहीं डालते कि बच्चे का माइंड जो भ्रमित हो जाए, नहीं, इसलिए नहीं डाला जाता। इसलिए डाला जाता है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो, वो लॉजिकल सोच सके, तर्कणा शक्ति यानी कि लॉजिकल थिंकिंग का डेवलप हो सके, उनके ना सृजनात्मक चिंतन का विकास हो सके, इसलिए वहां पर पहेलियों को डाला जाता है। ये क्वेश्चन भी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 24, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? क्या सम्मिलित करेंगी भाई अपनी योजना में? फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, डी से। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। ठीक है भाई। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों का साथ ले जाना, ठीक है भाई, बिल्कुल ले जाना चाहिए। जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। ए ऑप्शन पर आते हैं, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो भाई अगर आपने 4 ऑप्शन पढ़े, चारों ठीक थे, लेकिन जब हम करेंगे बेस्ट ऑप्शन चूज करने की बात जब आ जाएगी, तो आप लोग खुद देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर 24वें क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन ए यहाँ पर बेस्ट रहेगा, इसलिए ए आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। तो देखिए जो इवेल्युएशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी लर्नर्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनमें जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों में हमें क्या करना है भाई, उन कमियों में सुधार लाना और उनकी उपलब्धि का पता लगाना है। तो यह एक इवेल्युएशन मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित राज्यों के समूह को किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? निम्नलिखित राज्यों, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये 19 में आया था, ये भी मेरे वाले पेपर में आया था। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट तट अरब सागर में है? चारों ऑप्शंस में अलग अलग राज्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। सेकंड ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक, केरल और गुजरात। कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो अगर बात करूं, देखिए यहाँ कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं मैं, या हम कह सकते हैं कर्नाटक और केरल। कर्नाटक केरल किस किस में है? कर्नाटक केरल इसमें भी है, कर्नाटक केरल इसमें नहीं, कर्नाटक और केरल, कर्नाटक केरल गुजरात। तो देखिए ये बेस्ट है, ये सही है। ऑप्शन डी जो है कर्नाटक केरल गुजरात, ये सही होगा भाई। हाँ यही सही है, 100% सही है, डाउटो मत रहना, 1% ही डाउटो मत रहना, 100% यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनके जो तट हैं ये अरब सागर पर हैं। किस किस के? कर्नाटक के, केरल के और गुजरात के। इन तीनों राज्यों के जो तट हैं ये कहां पर है? अरब सागर पर हैं। कहां पर है भाई? अरब सागर पर हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 27 नंबर का क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? कौन सी प्रभावशाली विधि है भाई? किस पर? प्राथमिक स्तर पर। किस पर? प्राथमिक स्तर पर। योजना विधि,
व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड या प्रोजेक्ट मेथड या वाद विवाद या कहानी विधि, किसके बारे में बात की गई है, हमें आंसर उसके अकॉर्डिंग देना है। और क्वेश्चन में हमें क्लियर कर दिया एग्जामिनर ने कि आपको जो आंसर देना है वो किसके अकॉर्डिंग देना है, प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग देना है। किसके अकॉर्डिंग देना है, प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग देना है। तो कहानी विधि जो होगी ये ईवीएस की एजुकेशन के लिए बेस्ट होगी, किस लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर। क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड या लेक्चर मेथड या हम लोग कह सकते हैं वाद विवाद जो होता है, डिबेट जो होती है, ये नहीं, कहानी विधि जो है ये बेस्ट रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। 28वें क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग आ चुके हैं। यहां हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यहां भी क्या पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है ये प्राइमरी लेवल पर ईवीएस को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा गया है। मैं फिर कहूंगा जहां नहीं आ जाए भाई बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, बिल्कुल सही है भाई, ये तो उद्देश्य है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। यानी कि सी और डी में से कोई एक गलत होने वाला है, ए और बी तो करेक्ट ऑप्शन थे। सी की बात करें कि बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक मनचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, तो ये ऑप्शन भी अकॉर्डिंग टू मी सही है। डी ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, तो यही ऑप्शन रॉन्ग है। और यही रॉन्ग है तो नेगेटिव पूछा गया था कि जो गलत है वही बताना है, तो यही राइट आंसर बन जाएगा। तो देखिए मैं कई बार बता चुका हूं आपको, रटना, कंठस्थ करना, कंठस्थ करना, याद करना, सूत्र याद करना, परिभाषा याद करना, ये सभी नेगेटिव कीवर्ड टैग वर्ड है। ये सभी के सभी क्या है, हमारे नेगेटिव टैग वर्ड है। ये जहां जाए नेगेटिव टैग वर्ड के अंदर इसको आप मानिएगा, नकारात्मक इनको आप मानिएगा। नकारात्मक प्रश्न पूछेगा तो ये वर्ड जहां आए होंगे वो ऑप्शन सही हो जाएगा, और अगर सकारात्मक पूछेगा तो ये वर्ड जहां पर आए होंगे, जिस ऑप्शन में आए होंगे, वो ऑप्शन आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो अगर आप चले ऑप्शन नंबर डी की तरफ कि देखिए क्या आ गया, शब्दावली की बात आ गई, परिभाषाओं का बोझ डालना। यार क्या हम उससे इस प्रकार उनको फोर्स करें कि भाई आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, ये हम फोर्स बच्चे को नहीं कर सकते, ये बोझ हम बच्चे पर नहीं डाल सकते। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28वें का नेगेटिव पूछा गया था और नेगेटिव हमने ऑप्शन तलाश लिया, ऑप्शन डी हमें यहां से नेगेटिव आंसर अपना मिल चुका है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पर। और 29 पर आने से पहले मैं फिर कहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर दीजिएगा। और अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो सीटेट के नोट्स के लिए आपको क्या करना है, 9808347403 इस नंबर पर आपको मैसेज करके कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे 5 सब्जेक्ट के। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। इन 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। इसके अलावा 500 क्वेश्चन मिलेंगे सीडीपी के, 500 क्वेश्चन सीडीपी के, 20 प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे अलग से मैथ्स के लिए, और एनसीईआरटी की समरी मिलेगी 3rd 4th 5th की। एनसीईआरटी की समरी भी क्लास 3rd 4th 5th की आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सब कुछ मिलेगा आपको ₹99 में, सब कुछ ₹99 में मिल जाएगा। जहाँ आपको एनसीईआरटी नहीं मिल पाएगी एक बुक, उतने में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस नंबर पर मैसेज करना है, कॉल किसी को नहीं करना, सभी लोग मैसेज करके नोट्स को दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 है हमारा, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। पर्यावरण पर आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, और इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैं आपको बता कर आया था, याद करना, कंठस्थ करना, याद करना, सूत्र याद करना, परिभाषा याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड हैं। तो ऑप्शन 2 जो है ये हमारा यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव भी हमसे पूछा है, नकारात्मक ही हमसे पूछा है, नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है, अवलोकन का होता है,
जांच सूची का होता है, अभिविन्यास का होता है, सीसीई का होता है। सीसीई कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एवेल्युएशन फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कभी कभी सीसीई की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एवेल्युएशन इसकी फुल फॉर्म होगी। ये ऑप्शन सी जो है कभी कभी पूछ ली जाती है। तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है भाई? अवलोकन का किया जाता है, ऑब्जर्वेशन का किया जाता है। ऑब्जर्वेशन तकनीकी जो है, अवलोकन जो है, इसका यहाँ पर यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हमारा ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन फर्स्ट जो है, ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। इस तरीके से आज की क्लास, आज के सेशन, आज का वीडियो होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। सुपर 30 क्वेश्चंस ये थे हमारे पीवाईक्यूज का एनालिसिस था। आई होप ये वीडियो, ये क्लास, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो क्लास से सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सीटेट के नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी 150 मार्क्स के प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए अलग से दिए जाएंगे। 500 सीडीपी के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। एनसीईआरटी समरी तो आपको मिलेगी मिलेगी इन सब के साथ में। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करके जाइएगा, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कोई भी नहीं जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।